जय हिंद साथियों, मैं अमित सर हाजिर हूं आपकी सेवा में। चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस फेडरलिज्म। साथियों, जो हम सीरीज तैयार कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की, इसका चैप्टर 2 है फेडरलिज्म, जिसका नाम है। और इसमें हम एमपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई एग्जामिनेशन क्लास 10th के लिए जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर से काफी मदद ले सकते हैं। साथियों, देखते हैं इस वीडियो लेक्चर में हमें पढ़ना क्या है। तो पहले इसका ओवरव्यू समझते हैं। तो इसमें ये चैप्टर क्या है, ये स्टडी ऑफ पावर शेयरिंग बताता है। इसमें हमें पावर शेयरिंग की स्टडी देखने को मिलेगी। पावर शेयरिंग क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। आगे हम इसमें देखेंगे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग क्या है साथियों। और साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म की डेफिनेशन समझेंगे, फेडरलिज्म के टाइप्स समझेंगे। उसके बाद में हम कौन कौन सी देशों में ये फेडरलिज्म वर्तमान में मौजूद है। आगे इस चैप्टर में क्या चीजें हम देखने वाले हैं कि फेडरलिज्म क्या है, उसके बाद में फेडरलिज्म इंडिया में कैसे ऑपरेट करता है, उसके बाद में फेडरलिज्म प्रैक्टिस में कैसे इवॉल्व, कैसे विकसित हुआ, कैसे प्रैक्टिस में फेडरलिज्म आया। हाउ लोकल गवर्नमेंट बिकेम द थर्ड टियर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। इंडियन फेडरलिज्म में कैसे थर्ड टियर में जो है पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्यूनिसिपैलिटीज जो है अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में भारत में आए, या यूं कहें कि कैसे वो भारत में प्रैक्टिस में हम देखते हैं उन चीजों को, यानी कि उन इंस्टीट्यूशंस को जो कि थर्ड टियर यानी कि फेडरलिज्म या डिसेंट्रलाइज्ड पावर के अभिन्न अंग है। साथियों, आगे हम इस चैप्टर में समझते हैं व्हाट इज फेडरलिज्म। बेसिकली हमें पहले डेफिनेशन समझनी पड़ेगी कि फेडरलिज्म आखिरकार है क्या। तो फेडरलिज्म को समझने से पहले हमें देखना होगा कि फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पावर को डिवाइड कर दिया जाता है। अब पावर को डिवाइड किन किन के बीच में कर दिया जाएगा, या तो स्टेट्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाएगा, या फिर अलग अलग अन्य स्टेट्स के, स्टेट टू स्टेट या सेंटर टू स्टेट, या गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच में, गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स है, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच में पावर को डिवाइड कर दिया जाएगा। कौन कौन से ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव हो गई, एग्जीक्यूटिव हो गई और जुडिशियरी हो गई। लेजिस्लेटिव के बीच में, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में पावर को डिवाइड कर दिया जाएगा। तो फेडरलिज्म में हम क्या करते हैं, पावर को डिवाइड करते हैं बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी, जो केंद्रीय अथॉरिटी है, जो सेंट्रल अथॉरिटी है, एक मेन प्रमुख अथॉरिटी है, उसके बीच में, और जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है। साथियों, ये वर्ड हमें समझना है दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स का मतलब यह है कि वह यूनिट जो संविधान के हिसाब से बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स कहलाती है। तो स्टेट्स, प्रोविंसेस, सेंटर के बीच में पावर को जब हम डिवाइड कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फेडरलिज्म। आगे हम देखते हैं बोथ लेवल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हमें यह भी देखना है कि यहाँ पे जो दोनों ही लेवल होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। स्टेट को अपनी पावर दी गई है, एक्सक्लूसिव पावर की, वो किन लिस्ट के ऊपर, किन सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बना सकता है। साथ में सेंटर को भी पावर दी गई है कि वो, यानी कि कुल मिलाकर के पावर को हमने सेपरेट कर दिया है और स्पेसिफाई कर दिया है, स्पष्ट रूप से हमने बता दिया है कि ये पावर सेंटर की है और ये पावर स्टेट की है, और दोनों इन मुद्दों के ऊपर कानून बना सकते हैं, सब्जेक्ट, इन विषयों के ऊपर कानून बना सकते हैं। आगे हम देखते हैं इसमें एग्जांपल्स क्या है। लगभग हम देखते हैं 25 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव फेडरल सिस्टम। दुनिया की लगभग 25 और उससे कहीं ज्यादा कंट्री जो है वो आज फेडरल कंट्री है। और फेडरल कंट्री यानी कि उन कंट्रीज में जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पावर को डिवाइड किया गया है, स्टेट के बीच में, सेंटर के बीच में, और जो अन्य यूनिट है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, उनके बीच में। ग्लोबली हम देखते हैं। आगे देखते हैं और एग्जांपल्स है इसके, जैसे एग्जांपल्स है इंडिया हो गया, इंडिया, यूएसए यानी कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ओके, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, नाइजीरिया। ये जो एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स उन कंट्री के हैं जिन कंट्री में फेडरलिज्म जो है रनिंग फेज में है, यानी कि फेडरलिज्म उन कंट्री में प्रैक्टिस होता है। आगे हम बात करते हैं फेडरलिज्म के साथ, इसकी डेफिनेशन समझी। अब हम साथियों समझते हैं फेडरलिज्म के टाइप्स। फेडरलिज्म के कौन कौन से प्रमुख टाइप्स है। तो फेडरलिज्म के टाइप्स हमारे पास में है, एक है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स रहते हैं। इंडिपेंडेंट स्टेट्स अपनी इच्छा से वॉल्यूंटरीली क्या करते हैं, एक एंटिटी, एक प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, या यूं कह सकते हैं कंट्री बनाते हैं, यूनाइट करते हैं टू फॉर्म ए लार्जर यूनियन
और म्यूचुअल बेनिफिट। म्यूचुअल बेनिफिट का मतलब है अपने आपसी फायदे के लिए, आपसी चीजों के लिए वो आपस में को एग्जिस्टेंस से रहने के साथ साथ अपना एक अस्तित्व निर्माण करते हैं, अस्तित्व बनाते हैं। तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स आते हैं किसमें, कमिंग टुगेदर फेडरेशंस में। अब इसके अपोजिट या इसके रॉन्ग डायरेक्शन में हम देख सकते हैं जो होल्डिंग टुगेदर उसमें लार्ज कंट्री जो होती है डिवाइड करती है इसकी पावर को किस किस के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में पावर को डिवाइड कर दिया जाता है, कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है। और कंट्री को जब डिवाइड कर देते हैं तो उस तरह के सिस्टम को हम या उस तरह के फेडरेशन को कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें देखना है यहां पे कमिंग टुगेदर फेडरेशन में। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में दूसरा पॉइंट हमें समझना है वो है ऑल यूनिट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर्स। यहां पे जितनी भी जो यूनिट होती है सारी यूनिट्स को इक्वल पावर, बराबर की शक्ति दी गई होती है। यहां पे सेंटर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। कमिंग होल्डिंग टुगेदर जो टाइप है फेडरेशन का, इसमें जो होता है सेंटर, जैसे भारत के केस में हम देख सकते हैं इंडिया मजबूत है, लेकिन अमेरिका के केस में जो अमेरिका मजबूत नहीं है, वहां के हर एक स्टेट मजबूत है। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल है और इंडिया जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल है। तो यहाँ पे सेंटर जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है किसकी तुलना में, स्टेट्स, जो भी राज्य है उस एरिया के, उस कंट्री के, उन राज्यों की तुलना में सेंटर यानी कि केंद्र जो है वो ज्यादा मजबूत होता है। आगे हम देखते हैं कमिंग टुगेदर में एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। यूएसए यानी कि अमेरिका, स्विट्जरलैंड एक कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है। यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ये तीन प्रमुख कंट्री है जहां पे हमें कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो है एग्जांपल के तौर पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद में होल्डिंग टुगेदर के एग्जांपल्स में कंट्री, देशों के नाम कौन कौन से, इंडिया हो गया, स्पेन हो गया एंड बेल्जियम हो गया। साथियों ये आप नोट्स बना सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके, या फिर इसके नोट्स ही आप बना सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम। ये टाइप्स देखे हमने, टाइप्स ऑफ फेडरेशंस। अब हम बात करते हैं फेडरलिज्म वर्सेस यूनिटरी सिस्टम क्या है। साथियों दो तरह के प्रमुख सिस्टम है, दो तरह के प्रमुख सिस्टम है, एक है फेडरलिज्म और एक है यूनिटरी सिस्टम। हमें यह तो पता है कि फेडरलिज्म में जो है पावर डिवाइड होती है, पावर इज डिवाइडेड। अब यहां पे समझना है पावर इज डिवाइडेड। यूनिटरी सिस्टम में हमें समझना है यहां पे पावर जो होती है, पावर इज सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड का मतलब है डिवीजन नहीं है। सेंट्रलाइज का मतलब है कि पावर जो है वो डिवाइड नहीं है किसी एक पर्टिकुलर केंद्र के हाथ में, पर्टिकुलर एंटिटी, पर्टिकुलर जो संस्था है उसके हाथ में जो है पावर है या उसके कंट्रोल में पावर है। या यूं कह सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें पावर जो होती है किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में केंद्रित होती है, उसे हम यूनिटरी सिस्टम कहते हैं। अब इसको डिटेल में समझते हैं। फेडरल सिस्टम में क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है। पावर जो होती है वो डिवाइड होती है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइड होती है। यूनिटरी सिस्टम में पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा रहती है। पावर क्या ज्यादा रहती है, पूरी तरह से कंट्रोल यही करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। हम फेडरल सिस्टम में देखते हैं बोथ लेवल्स आर इंडिपेंडेंट एंड आंसरेबल टू द पीपल। यहाँ पे जो सेंटर और स्टेट है दोनों ही आंसरेबल रहते हैं वहां के लोगों के लिए। यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंटर। अब यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है भाई, जब पावर जो है ज्यादा किसके पास है, सेंटर के पास में, सेंटर पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। तो जो लोकल गवर्नमेंट है, जो स्थानीय सरकारें हैं, जैसे भारत के केस में पंचायत हो गई, म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, वो किसके नियंत्रण में रहेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण में रहेगी। तो लोकल गवर्नमेंट जो होती है सबऑर्डिनेट रहती है किसके, सेंटर में। आगे हम एग्जांपल्स में देखते हैं कंट्री कौन कौन सी है। फेडरल सिस्टम में कंट्री हमारे पास में इंडिया और यूएसए, यानी कि भारत और अमेरिका। आगे हम देखते हैं यूनिटरी सिस्टम में हमारे पास में एग्जांपल है यूके और श्रीलंका। यूके और श्रीलंका में हमारे पास में यूनिटरी सिस्टम है। आप चाहे तो इसमें चाइना को भी इंक्लूड कर सकते हैं, चाइना भी एक ऐसा ही एग्जांपल है। अब आगे बात करते हैं, हमने क्या देखा, फेडरलिज्म वर्सेस यूनिटरी या फेडरल सिस्टम वर्सेस यूनिटरी सिस्टम। उसके बाद में हम बात करते हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के
बारे में हम जब समझ विकसित करते हैं तो हम क्या चीजें ध्यान में रखें। तो फेडरलिज्म में सबसे पहले तो गवर्नमेंट के 2 और मोर लेवल्स होते हैं, यूनियन गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, पहली चीज। उसके बाद में हर एक लेवल को यानी कि स्टेट हो गया, सेंटर हो गया, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पावर दे दी जाती है और वो अपने लोगों के लिए कानून बनाता है। सेम सिटीजन्स बट इन डिफरेंट एरियाज, लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अलग अलग पावर दे दी जाती है और वो अलग अलग पावर अपने ढंग से चलाते हैं या यूज करते हैं। डिवीजन ऑफ पावर्स बहुत जरूरी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है पावर। जैसे हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 में हम देखते हैं कि पावर को 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी है वो 3 लिस्ट? पहली है यूनियन लिस्ट देखते हैं हम, उसके बाद में हम देखते हैं स्टेट लिस्ट और एक लिस्ट देखते हैं कंकरेंट लिस्ट। 3 लिस्ट में पावर दे दी गई और अलग अलग लिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट जो है वो दे दिए गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पावर जो होती है डिवाइड कर दी जाती है। आगे हम देखते हैं अमेंडमेंट्स जो होता है संविधान में, या ओके, फंडामेंटल प्रोविजंस रिक्वायर कंसेंट ऑफ द बोथ लेवल। जब अमेंडमेंट किया जाता है तो दोनों ही स्टेट और सेंट्रल लेवल का मानना यह रहता है कि भाई हमसे पूछा जाए, यानी कि सेंटर से ही ना पूछा जाए और स्टेट से ही ना पूछा जाए, दोनों की कंसेंट, दोनों की सहमति जरूरी है। तो जब अमेंडमेंट करना है, संशोधन करना है संविधान में या कुछ भी नियमों में, कानूनों में बदलाव करना है, तो सेंटर के साथ साथ स्टेट से भी पूछा जाए, उनको नेग्लेक्ट, उनको नजरअंदाज नहीं किया जाए, नहीं तो फिर क्या दिक्कत होगी? दिक्कत ये होगी जैसे श्रीलंका में हुई थी, सिविल वॉर स्टार्ट होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी रहती है। इसलिए बचा जाए उस स्थिति से, इसके लिए क्या जरूरी है? दोनों स्टेट और सेंटर के लेवल्स की कंसेंट यानी कि सहमति। आगे हम देखते हैं कोर्ट्स इंटरप्रेट, कोर्ट की, यानी कि भारत के केस में सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि वो संविधान को इंटरप्रेट, व्याख्यायित कर सकता है। संविधान में कुछ भी जो प्रॉब्लम होती है, संविधान में प्रॉब्लम का अर्थ यह है कि संविधान को समझने में जब प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, शब्दों को समझने में, शब्दावलियों को समझने में, या किसी वाक्य को समझने में, या किसी उपवाक्य को, किसी आर्टिकल को, कुछ भी चीज संविधान से संबंधित समझने में अगर समस्याएं होती है तो उसका समाधान सुप्रीम कोर्ट व्याख्यायित करके उस शब्द को समझा करके आसान शब्दों में उन जार्गन्स को, उन टेक्निकल वर्ड्स को समझाकर आपको बताता है कि संविधान के इस शब्द या इस शब्दावली का यह अर्थ है। आगे हम देखते हैं कोर्ट का काम यह हुआ। आगे इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ रिवेन्यूज, यानी कि अलग अलग लेवल अलग अलग रिवेन्यूज कलेक्ट करेगा। सेंटर को अलग रिवेन्यू कलेक्ट करने की पावर है और स्टेट को अलग रिवेन्यू कलेक्ट करने की पावर दे दी गई। म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, ओके, एग्रीमेंट ऑफ आर एसेंशियल एंड सक्सेसफुल फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में म्यूचुअल ट्रस्ट होना बेहद जरूरी है, अन्यथा बहुत दिक्कत हो सकती है, जैसे सिविल वार हो सकता है। अगर इनमें ट्रस्ट नहीं रहेगा तो फिर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होंगे, कंसेंट को लेकर के, अमेंडमेंट को लेकर के, रिवेन्यूज के कलेक्शन को लेकर के, और जो भी विवाद है, जो भी डिबेट्स चल रही है या जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट को सोल्व करने में बहुत ही समस्या होने वाली है। इसलिए म्यूचुअल ट्रस्ट का होना बेहद जरूरी। तो की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म हमने देखे। आगे हम और समझते हैं इंडिया को फेडरल कंट्री क्या बनाता है। इंडिया फेडरल कंट्री कही जाती है, चलो मानते हैं फेडरल कंट्री इंडिया है भी से, लेकिन क्या ऐसे फीचर है कि इंडिया को फेडरल कंट्री बनाते हैं? तो फेडरल कंट्री इंडिया को, तो हमने देखा कि इंडिपेंडेंस के बाद में मर्जर हुआ किसका? प्रिंसली स्टेट्स का। लगभग भारत में 562 के लगभग हमने देखा देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थी। तो इन देसी रियासतों का जब विलय हुआ, एकीकरण हुआ, तो उसके बाद में इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाया गया, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में इंडिया उभर करके आया। और हम आर्टिकल 1 में भी देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो भारत जो है राज्यों का संघ होगा, उसका नाम भारत भी होगा और इंडिया भी होगा। आगे हमने देखा जो वर्ड है, कौन सा वर्ड? फेडरेशन। ये हमारे भारतीय संविधान में यूज नहीं हुआ। हमारे भारतीय संविधान में जो टर्म यूज हुई है, जो शब्दावली यूज हुई है, वो ही है यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन हमारे भारतीय संविधान में यूज नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इट इज बेस्ड ऑन द फेडरल प्रिंसिपल्स। लेकिन फिर भी हमारा भारतीय संविधान फेडरल प्रिंसिपल पर बेस है, क्योंकि सेंटर को पावर है, लेकिन साथ ही साथ स्टेट को पावर दे दी।
साथ ही साथ हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को और म्यूनिसिपैलिटीज को भी पावर डिवाइड करके दिए। इसका मतलब है कि हमारे पास भले ही फेडरेशन का कंसेप्ट संविधान में लिखा ना हो, इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम फेडरल प्रैक्टिस यूज नहीं कर रहे। हम फेडरल प्रैक्टिस को भारतीय संविधान में प्रैक्टिस में लाते हैं और उसका चलन हमारे इंडिया में है। आगे हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। इंडिया ओरिजिनली हैड 2 टीयर्स। इंडिया में ओरिजिनली 2 टीयर्स थे, 2 स्तर थे। पहला था सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा था स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन थर्ड टीयर नहीं था। थर्ड टीयर कब आया? तो थर्ड टीयर जो है भारत में 1992 में 2 एक्ट पास हुए। एक है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद में हमारे पास में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। 73rd में हमने पंचायतें बनाई और 74th में हमने म्यूनिसिपैलिटीज का गठन करा। और 1992 में जब हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशनली, इससे पहले भी हम देखते हैं साथियों के राजस्थान वगैरह एरिया में, जैसे राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायत आती है, लेकिन वो संवैधानिक रूप से नहीं आती है, तो इसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो पंचायत होती है, कोई 2 टीयर वाली है, कहीं पे 4 टीयर है, कहीं पे 3 टीयर है, कहीं पे 1 टीयर है, तो पूरा कंफ्यूजन है, एम्बिग्यूअस हो गया, मामला गड़बड़ हो गया। तो फिर 92 में एक्ट पास किया गए, 2 एक्ट पास किए गए और उन एक्ट में संवैधानिक हिसाब से ये कंपलसरी कर दिए ये प्रावधान की अब हर स्टेट में 3 टीयर्स हो गए पंचायतों के और म्यूनिसिपैलिटीज के। अब हम आगे बात करते हैं। ओके, थर्ड टीयर बनाया गया 73rd एक्ट के माध्यम से, 74th एक्ट के माध्यम से। ठीक है, तो इंडिया को ये अब थ्री फोल्ड डिवीजन ऑफ पावर हम देखते हैं। थ्री फोल्ड डिवीजन ऑफ पावर का अर्थ ये हुआ कि पावर को हमने 3 अलग अलग लिस्ट में डिवाइड कर दिया। तो भारत में साथियों हमने आर्टिकल 246 का जिक्र करा। आर्टिकल 246 में पावर जो है 3 लिस्ट में डिवाइड हो गया है। एक है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पढ़ेंगे तो पहले स्टेट्स की लिस्ट आती है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो पहले जो लिस्ट आती है उसका नाम है स्टेट लिस्ट। तो पहली लिस्ट है स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट अलग अलग लिस्ट में अलग अलग प्रोविजंस हैं। इसमें लगभग 97 के लगभग प्रावधान है, इसमें 61 प्रावधान है और इसमें 52 प्रावधान है। पहले इसमें 67 प्रावधान थे लेकिन अभी 61 है, इसमें 97 प्रावधान है और इसमें 52 प्रावधान है। यानी कि सब्जेक्ट फंक्शनल आइटम्स की बात कर रहा हूं, इसमें जो सब्जेक्ट है वो इतने है। आगे हम बात करते हैं यूनियन लिस्ट में क्या है। यूनियन लिस्ट जो है सब्जेक्ट, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट इसके ऊपर कानून बना सकती है और यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकती है एकमात्र जो इन विषय, यानी कि यूनियन लिस्ट में जो विषय है उन विषयों के ऊपर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार है। केंद्रीय सूची में कानून जो विषय है उन विषयों के ऊपर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार है सेंट्रल गवर्नमेंट को। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भारत के केस में, तो पार्लियामेंट जो है भारत के केस में यूनियन लिस्ट के ऊपर कानून बना सकती है, कैन मेक लॉज। दूसरा है इसमें कौन कौन से, इसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए। वर्तमान में इसमें 100 सब्जेक्ट है साथियों, हमें ये थोड़ा सा इंप्रूव कर लेना। ओके, सो 100 सब्जेक्ट्स लाइक डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड हो गया, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो गया, सेंसस हो गया, जनगणना, ईटीसी। तो इसमें जो 100 सब्जेक्ट है, इन 100 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार है यूनियन गवर्नमेंट को। ये जो सब्जेक्ट आर ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, इनके ऊपर कानून बनाने का एकमात्र जो अधिकार है वो किसको है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। और ये आर्टिकल 246 में है। 7th शेड्यूल में भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां है, 12 शेड्यूल्स है। तो 12 जो शेड्यूल्स है उन 12 शेड्यूल्स के ऊपर कानून बनाने का, 12 शेड्यूल में जो 7वीं अनुसूची है उसमें कानून बनाने के ऊपर प्रावधान रखे गए। 3 लिस्ट में उसमें डिवाइड कर दिया, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में। तो ये रही यूनियन लिस्ट की बात। अब आगे बात करते हैं यूनियन लिस्ट के बाद में स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या प्रावधान है, तो स्टेट लिस्ट में जो प्रावधान है, यानी कि स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार किसको है, स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बनाने का एकमात्र जो अधिकार है वो है स्टेट को, राज्य को। राज्य इसके ऊपर कानून बना सकता है, राज्य को एक्सक्लूसिव पावर दी गई है। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो हर राज्य की जो विधायिकाएं होती है उन विधायिकाओं को
ये पावर दी गई है कि वो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है, अभी वर्तमान में इसमें 66 सब्जेक्ट, ओके, नाउ रिड्यूस्ड टू 61। पहले इसमें 66 थे, लेकिन जो 5 इसके सब्जेक्ट है वो हमने कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए। अब कंकरेंट लिस्ट में जो टोटल पहले 47 थे तो वहां पे 52 हो गए, और यहाँ पे 66 थे तो यहाँ पे हो गए 61। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, भारतीय संविधान में संशोधन होता है, और हर संविधान में लगभग संशोधन होता है। तो संशोधन 42वें जो अमेंडमेंट थे उसके माध्यम से 1976 में जो 5 विषय थे उनको घटा करके 61 कर दिया गया, 66 से 61। आगे हम इसमें एग्जांपल्स देखते हैं कौन कौन से विषय है। पुलिस हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, लोकल गवर्नमेंट। साथियों ध्यान रखना है, पुलिस जो प्रशासन है वो राज्य सरकार के कंट्रोल, राज्य सरकार के नियंत्रण में रह करके कार्य करते हैं। यही वापिस 7th शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है इसे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम समझते हैं थर्ड जो लिस्ट है, थर्ड लिस्ट का नाम क्या है? थर्ड लिस्ट का नाम है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है दोस्तों, इस लिस्ट के ऊपर कानून बनाने का जो शक्ति दी गई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, यानी इसके ऊपर कानून कौन बना सकती है? सेंटर प्लस स्टेट, यानी कि दोनों इसके ऊपर कानून बना सकते हैं। अगर कंफ्यूजन रहेगा दोनों ने कानून बनाया तो क्या होगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने अगर दोनों ने कानून बनाया और कानून में कंफ्यूजन है, नियम में, एक्ट में कंफ्यूजन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका कानून है वो ज्यादा पावरफुल माना जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट का जो कानून है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत दोनों पार्लियामेंट को और स्टेट की लेजिस्लेचर को इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार है। इसमें 52 सब्जेक्ट से 47 थे पहले, लेकिन हम जो स्टेट लिस्ट के जो 5 सब्जेक्ट थे वहां से उठा करके उन्हें हमने यहाँ पे डाल दिए और यहाँ पे हो गए 52 47 से। कौन कौन से इसमें? एजुकेशन। भाई एजुकेशन के ऊपर जरूरी थोड़ी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बनाए, दोनों कानून बना सकती है। जैसे अभी सीएम राइज स्कीम है, सीएम राइज स्कीम है, ये किसी पर्टिकुलर स्टेट जैसे खासतौर पर मध्य प्रदेश में स्कीम आए, लेकिन इसके अलावा पीएम श्री स्कीम भी है। तो पीएम श्री जो स्कीम है ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की, यानी कि एजुकेशन के ऊपर कानून बनाने का अधिकार दोनों ही गवर्नमेंट को है। मैरिज हो गया, उसके बाद में फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियंस, तो इन प्रमुख कानूनों के ऊपर, इन प्रमुख विषयों के ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको है? कंकरेंट लिस्ट के माध्यम से सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट को। आगे हम देखते हैं इसने क्या प्रोवाइड कराया। 7th शेड्यूल में ये प्रोवाइड है, ये चीज हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, ये चीज भी हम समझ चुके हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो सेंट्रल लॉ जो है प्रिवेल्स। प्रिवेल का मतलब है कि ज्यादा पावरफुल कौन सा लॉ रहेगा? तो ज्यादा पावरफुल जो कानून रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कानून रहेगा। आगे हम इसमें समझते हैं 3-fold डिवीजन के बाद में स्पेशल प्रोविजन। कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए। कौन कौन से स्टेट्स हैं? देखो, भारतीय संविधान में टोटल 395 आर्टिकल्स है, 395 आर्टिकल्स है। उसमें से एक आर्टिकल है उसका नाम है 371। आर्टिकल 371 में अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग पावर दी गई, जैसे असम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन स्टेट्स को स्पेशल पावर दी गई है आर्टिकल 371 के तहत। दिस स्टेट्स हैव स्पेशल राइट्स ओवर ओके लैंड, जमीन के ऊपर, कल्चर के ऊपर, यानी कि इन कल्चर, इनकी संस्कृति के ऊपर स्पेशल अधिकार है। जमीन खरीदने, जैसे भारत उनमें कुछ ऐसे स्टेट्स है उनको भी स्पेशल पावर दी गई है ओके भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत। तो वहां पे अगर उनको आपको जमीन खरीदना है तो वहां पे आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं, आपको वहां के गवर्नर से पूछना पड़ेगा, राज्यपाल से पूछना पड़ेगा। ठीक है, सो रिस्ट्रिक्शंस हैं आउटसाइडर्स को कि वो परचेसिंग नहीं कर सकते, किसको? जमीन को, लैंड परचेस नहीं कर सकते। आगे ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इस एरिया में रहने वाले लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में और एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा जो है प्रायोरिटी दी जाएगी बजाय दूसरे लोगों की। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में भी जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, इन कुछ एरिया को स्पेशल प्रोविजन दिए गए। सम रीजंस आर, कुछ ऐसे स्मॉल स्टेट्स है जहां पे जो है प्रॉपर्ली स्टेट नहीं बनाया जा सकता तो उनको मर्ज कर दिया जाता है। ओके, दे आर डायरेक्टली कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया। सर दिल्ली में तो मुख्यमंत्री है, जी हाँ मुख्यमंत्री है, लेकिन दिल्ली जो है फुल राज्य नहीं है, दिल्ली अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, भले ही वहां पे मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री बनने का जो प्रोविजन है वो होता है लेजिस्लेटिव
जो होती है लेजिस्लेचर होती है उसकी मदद से। तो दिल्ली में लेजिस्लेचर है इसलिए वहां पे मुख्यमंत्री है, लेकिन दिल्ली जो है पूर्ण राज्य नहीं है, फुल फ्लेज्ड स्टेट नहीं है, हमें समझना है। आगे हम बात करते हैं स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स, इनमें अमेंडमेंट वगैरह की प्रोसेस क्या है। तो साथियों इनमें जो अमेंडमेंट की प्रोसेस है वो इस तरीके से है, पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकती है, ओके, यूनिलेटरली चेंज कर सकती है। यूनिलेटरली का मतलब है कि यहाँ पे स्टेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब जो पार्लियामेंट है वो इनको पावर को डिवाइड, पार्लियामेंट कैन, सॉरी संदीप स्टॉप करना इसको। ये हमें समझना है कि भाई इसमें अगर अमेंडमेंट करना है तो पार्लियामेंट सिर्फ अकेले अमेंडमेंट नहीं कर सकती, पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करना है तो स्टेट का रेटिफिकेशन यानी स्टेट की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। स्टेट जो है अगर परमिशन देता है 2/3 मेजोरिटी के माध्यम से तो ओके, सॉरी बोथ हाउसेस रिक्वायर, बोथ हाउसेस इन ओके, एंड उसके अलावा स्टेट का रेटिफिकेशन एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट यानी कि अगर 28 राज्य है तो प्लस 14+1 स्टेट की परमिशन या रेटिफिकेशन जरूरी है, तब जाकर के संशोधन हो सकता है। जुडिशरी का क्या रोल है, सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। रिजॉल्व सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट, सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट को रिजोल्व करने का काम है किसका, सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट्स का। प्रोटेक्ट करती है फेडरल बैलेंस को, फेडरल बैलेंस यानी कि ऐसा ना हो कि सेंटर ज्यादा पावरफुल हो जाए और सेंट्रल ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए जो है प्रोटेक्ट करता है, फेडरल बैलेंसेस करता है। ओके, फाइनेंशियल रिलेशंस क्या है, तो बोथ लेवल ओके कैन लेवी टैक्सेस, दोनों टैक्स इंपोज कर सकते हैं, ये चीजें हमने ऑलरेडी देखी फेडरल सिस्टम में, और दोनों को रेवेन्यू कलेक्ट करने की पावर भी